नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम अध्ययन। अभी हम जो एडिटोरियल होते हैं अखबार के, ऐसे कि आज 5 जनवरी है, आज का एडिटोरियल को देख रहे हैं। ये बिजनेस स्टैंडर्ड जो न्यूज है उसका आएगा ये। जैसे जो हूती बागियों के जो हमले हुए हैं और भारत की मुश्किलें, इससे संबंधित एडिटोरियल है। इसको हरस पंत और सुचेत वीर सिंह के द्वारा लिखा गया है ना। तो इसके बारे में देखते हैं कि देखिए, इस दशक का एक और साल सामुद्रिक जो अवरोध होते हैं, जो व्यापार में बाधाओं की आशंकाओं के साथ में शुरू हुआ है। इस कारण इस बार कारण बना है हूती बागी, जिन्होंने लाल सागर में वाणिज्यिक जहाज़ों पर हमला किया है। जो पायरेट्स ऑफ कैरिबियन होते हैं ना, उस टाइप से ना। तो लाल सागर वैश्विक व्यापार और सामान की आवाजाही के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ऐसे लाल सागर और जो होता है, और क्या बोलते हैं, भूमध्य सागर, इन दोनों से कौन जुड़ता है डायरेक्टली? स्वेज नहर जोड़ती है ना। असल में लाल सागर में दिख रहा मौजूदा गतिरोध गाजा में चल रहे युद्ध का ही परिणाम होता है। ऊपरी तौर पर देखें तो भारत का इन क्षेत्रों की भू राजनीतिक उथल पुथल में कोई ताल्लुक नहीं दिखता है, लेकिन हकीकत यही है कि हूती विद्रोही भारत के बंदरगाहों पर आने वाले व्यापारिक जहाज़ों को निशाना बनाने से चूके नहीं है, और इसका सीधा और बड़ा असर भारत पर भी पड़ रहा है। यह हमले तब और गंभीर हो गए हैं जब विद्रोही ने 23 दिसंबर को निशाना साधा और वाणिज्यिक जहाज MV प्लूटो को निशाना बनाया था, जो मंगलूरी बंदरगाह आ रहा था। हकीकत में लाल सागर की घटनाओं से अंदाज लगता है कि वैश्वीकृत दुनिया में किसी भी क्षेत्र के संघर्ष का प्रभाव बड़े पैमाने पर और व्यापक रूप से फैलता हुआ दिखता है। कोई भी देश अब दुनिया की भू राजनीतिक वास्तविकताओं से अलग नहीं रह पाएंगे। भारत भी देख रहा है कि वे कैसे व्यापार और आपूर्ति श्रृंखला पर निर्भरता के चलते सीधे संघर्ष में शामिल नहीं होने वाले देश भी किस तरह से परोक्ष रूप से प्रभावित हो रहे हैं। यमन के बड़े हिस्सों को नियंत्रित करने वाले हूती बागी है ना, उन्होंने नवंबर के मध्य से ही गाजा के साथ एकजुटता दिखाने और इस क्षेत्र में इजराइल के सैन्य हमलों के विरोध में लाल सागर से गुजरने वाले व्यापारिक जो जहाज होते हैं उन पर निशाना बनाना शुरू कर दिया था। ईरान का समर्थन प्राप्त हूती विद्रोही है ना, इन्होंने शुरुआत में इजराइल से जुड़े जहाज़ों को निशाना बनाने के लिए मिसाइलों और ड्रोनों का इस्तेमाल किया था, और अमेरिकी केंद्रीय कमान के अनुसार विद्रोहियों ने नवंबर के मध्य में अब तक 23 व्यापारिक जहाज़ों को निशाना बनाया है जो लाल सागर के सक्रिय हिस्से से गुजर रहे थे। शुरुआत में ये हमले इजराइल से जुड़े जहाज़ों तक सीमित थे, लेकिन हूती विद्रोहियों अब वैश्विक व्यापार में बाधा बढ़ाने के लिए उन जहाज़ों को भी निशाना बना रहे हैं जिनका इजराइल से कोई सीधा संबंध ही नहीं है, जैसे कि भारत आने वाले जहाज। लाल सागर दुनिया भर में सबसे व्यस्त नौवहन मार्गों में से एक है। वैश्विक व्यापार का लगभग 12% और 30% शिपिंग कंटेनर इसी मार्ग से होकर गुजरते हैं। वैश्विक स्तर पर इस नौवहन का केंद्र बनने की वजह यह है कि यह स्वेज नहर के काफ़ी निकट है। लाल सागर है जो स्वेज नहर के दक्षिण में है, जो यूरोप को एशिया और अफ्रीका से जोड़ने वाले सबसे महत्वपूर्ण जलमार्गों के लिए आवश्यक परिवहन माना जाता है। जैसे कि स्टार्टिंग मैंने बता दिया था, 1869 में ये जो स्वेज नहर चालू होती है और जो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ देती है। यमन पर नियंत्रण होने से हूती बाब अल मंदेब जी की खाड़ी है जो बाब अल मंदेब की खाड़ी है जो वैश्विक जहाज़ों को निशाना बनाने के लिए अपनी ताकतवर का इस्तेमाल कर रहे हैं। बाब अल मंदेब लाल सागर के दक्षिण हिस्से में यमन के करीब होती है। वैश्विक व्यापार में लाल सागर काफ़ी महत्वपूर्ण है। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को बाधित करने के लिए हूती बागियों की रणनीति को देखते हुए अमेरिका इन हमलों का असर कम करने के लिए कोई कदम उठाने शुरू किए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन की शुरुआत, जिसके तहत इटली, फ्रांस, ब्रिटेन, बहरीन और सेशल्स जैसे देशों को एक साथ लाया गया ताकि लाल सागर से गुजरने वाले जहाज़ों और नाविकों के लिए स्वतंत्र और सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित किया जा सके। अमेरिकी नौसेना ने कहा है कि इस अभियान की घोषणा के बाद 1200 से अधिक जहाज लाल सागर से गुजरे हैं। ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन के सहयोगी देशों ने इस मार्ग से गुजरने वाले जहाज़ों को सुरक्षा देने के लिए मिलकर कई हूती जहाज रोधी मिसाइलों और ड्रोनों को मार गिराया है।
हालांकि इन प्रयासों के बावजूद हूती जो लाल सागर से गुजरने वाले जहाज़ों पर हमला करने के अपने इरादों पर अडिग दिख रहे हैं। पश्चिमी देशों की जो मिसाइल हैं, ड्रोन हैं, युद्धपोतों की अतिरिक्त उपस्थिति इनके हमलों पर लगाम लगा सकती है, लेकिन उनकी इस मुहिम को पूरी तरह से रोक पाने के लिए संभावना नहीं है। हालांकि अमेरिका के नेतृत्व में जो पहल की जा रही है उसमें एक बड़ी कमी अरब देशों को शामिल न होना है। गाजा युद्ध से जटिल राजनीति जुड़ी हुई है। दूसरी तरफ इजरायल भी हमास के खिलाफ अपनी कठोर कार्रवाई में कमी करने को बिल्कुल तैयार नहीं है। ऐसे में हूती बागियों के खिलाफ रुख न लेने की आशंका के चलते ही अरब क्षेत्र की बड़ी ताकत माने जाने वाले सऊदी अरब जैसा देश इस पहल से दूर है। अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों के लिए लाल सागर में हूती गतिविधियों को नियंत्रित करने की निरंतर कोशिश के साथ ही अरब देशों का समर्थन हासिल करना भी महत्वपूर्ण होगा। तभी जल मार्ग के सामान्य स्थिति बहाल करने में सफलता मिलेगी। इस रणनीति से ही जलमार्ग की नौवहन से जुड़ी गतिविधियां और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की बाधाएं कम होगी। एमवी कैंप प्लूटो पर होने वाला हमला भारत के लिए कोई नई घटना नहीं है। इससे पहले भी अन्य जहाज एमवी साईं बाबा पर ड्रोन से हमला किया गया था, जब यह जहाज 23 दिसंबर को लाल सागर के जलमार्ग से गुजर रहा था। इस घटना के चलते भारतीय नौसेना ने भारत के जहाजों चालक दर और माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के क्षेत्र में लगातार निगरानी बढ़ाते हुए अपनी उपस्थिति बढ़ा दी थी। ड्रोन और मिसाइल हमलों पर खतरा कम करने के लिए भारतीय नौसेना ने प्रोजेक्ट 15A 15B श्रेणी के 4 युद्धपोत तैनात किए गए थे। और इसके अलावा नौसेना ने यह भी सुनिश्चित किया कि बोइंग P-81 लंबी दूरी के पनडुब्बी रोधी विमान, डोर्नियर विमान और हेलीकॉप्टर भी हमला करने वाले टो के लिए उपलब्ध होंगे। भारतीय नौसेना ने भले ही इस क्षेत्र में अपने हितों को सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सक्रियता दिखाना शुरू कर दी है, लेकिन दीर्घकाल स्थिरता के लिए साझेदार देशों के साथ व्यापारिक समन्वय बहुत जरूरी है। भारत को अमेरिका और अन्य देशों के साथ मिलकर लाल सागर क्षेत्र में हूती विद्रोहियों की गतिविधियों का लगातार आकलन करना होगा और जब भी संभव हो उनकी योजनाओं के पहल ही नाकाम या कम करना होगा। इसके लिए दोनों तरफ से सूचना का तुरंत आदान प्रदान सुनिश्चित करना होगा। इन कदमों के साथ साथ गाजा के हालात पर भी नजर रखनी चाहिए। अच्छा यह होगा कि भारत अपनी नौसेना की क्षमता को और कूटनीतिक महारत का बेहतर इस्तेमाल करते हुए इसका प्रबंधन इस तरह करे कि न केवल उसके हितों के लिए बेहतर हो बल्कि पूरी दुनिया के हित में हो। ये घटना इस बात को भी दर्शाती है कि आने वाले समय में भारत अलग अलग क्षेत्रों में भू राजनीतिक आवश्यकताओं की दूरगामी प्रभावों का सामना करने के लिए तैयार रहना पड़ सकता है। इस टाइप से जो लाल सागर में जो जहाज निकल रहे होते हैं उन पर जो हूती नाम के जो पेरिट्स होते हैं वो हमला कर रहे हैं, इससे संबंधित ये क्या बोलते हैं अपना एडिटोरियल था। अभी हिंदुस्तान अखबार का ये जो एडिटोरियल है इसको बेहतर समाज बनाने के लिए टूटने चाहिए पुराने मिथक। बेहतर समाज बनाने के लिए टूटने चाहिए मिथक, यानी अनुराग बेहर लिखते हैं, CEO अजीम प्रेमजी फाउंडेशन। समाज क्षेत्र के अनेक दिग्गजों के दिलो दिमाग पर पुराने मिथकों की मजबूत पकड़ है। परोपकारियों और दानदाताओं से लेकर के नागरिक समाज संगठनों, नीति निर्माताओं तक मिथक का बड़ा जोर होता है। हमें अपने कामकाज में अधिक प्रभावी बनने और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए मिथकों को तोड़ना चाहिए, सच्चाई को सामना करना चाहिए। आइए कुछ व्यापक और समस्या पैदा करने वाले मिथकों के बारे में जानते हैं। स्थिरता का मिथक यह धारणा है कि कोई समुदाय सुधार या बदलाव से आत्मनिर्भर होकर स्थिर हो सकता है, चाहे वह एक गांव हो या एक बड़ा राज्य प्रणाली हो। यह एक मिथक है। इसके पीछे धारणा यह है कि अच्छी चीजों को एक जगह जुटाया जा सकता है जहां बाहरी समर्थन या हस्तक्षेप की जरूरत ही न रह जाए। हालांकि सामाजिक क्षेत्र का हर अनुभव एक ही कहानी बयान करता है, कुछ भी अपने कायम या स्थिर नहीं रहता है। समाज व्यवस्था को आंतरिक और बाहरी ताकतें इस राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक लगातार प्रभावित करती हैं। इस गतिशील मानव रंगमंच पर जो कुछ भी हासिल किया गया है उसे कहीं न कहीं निरंतर पोषण और ऊर्जा की जरूरत पड़ी है, अन्यथा चीजें पीछे की ओर खिसक जाती हैं और भटक जाती हैं। मिसाल के लिए कुछ पंचायतों ने तय किया कि कोई बाल विवाह न हो,
किसी जाति के साथ में भेदभाव न किया जाए। दानदाता और सुधारकों ने जब समझा यह लक्ष्य हासिल किया हो गया होगा, तब उन्होंने अपना काम बंद कर दिया। अब चूंकि पंचायतें एक व्यापक समाज का हिस्सा होती हैं, तो वहाँ कुछ ऐसी ताकतें हमेशा सक्रिय रहती हैं जो सुधार के खिलाफ काम करती हैं। वास्तव में समाज में किसी भी अच्छे नतीजे को बनाए रखने का संघर्ष सतत है, क्योंकि सब कुछ क्षणभंगुर होता है। जो अच्छा है वह तो और भी ज्यादा है। पैमाना संबंधी मितक। क्या मानवीय संबंधों को मापा जा सकता है? या सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों को मापा जा सकता है? समाज गतिशील